हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज आपको पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के बारे में लेके चलते हैं। बताते हैं कि कैसे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में कोई जीव वातावरण के साथ अपने पारस्परिक संबंधों के साथ कैसे जीवन यापन करता है, उसका क्या रिलेशन होता है। छोटी मछलियां कैसे समुद्र में सरवाइव कर लेती हैं, जी लेती हैं, अपना पूरा जीवन काल बिता लेती हैं। उनका संबंध औरों से कैसे होता है, कैसे दूसरे लोगों से बच जाती हैं। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है साथियों। आज के क्लास में राजेश यादव, दुष्यंत कुमार पाल, मीनाक्षी श्रीवास्तव, इन सबको माँ एकेडमी की तरफ से मैं अभिषेक आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी संपूर्ण ऊर्जा इस साल के यूपी टेट में अपना सर्वोच्च देने के लिए ये माँ एकेडमी आपको प्रोत्साहित करता रहेगा। आइए साथियों, मैं आपको लेके चलता हूं पहली स्लाइड पे। याद रखिएगा, इकोलॉजी का वर्ड जो सबसे पहले दिया गया था वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे। दो बातें आपको ध्यान देनी है। एक, इन्वायरमेंट जो शब्द है वो फ्रेंच वर्ड है। इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड है, ये याद रखना है। दूसरी बात ये याद रखनी है, 1866 में गांधी जी का जन्म हुआ था। 1869 उससे कुछ दिन पहले की बात है। 1866 में जर्मन के साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हिकेल। इन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी वर्ड दिया था। इकोलॉजी वर्ड जो है सबसे पहले एक जर्मन साइंटिस्ट थे साथियों, इन्होंने दिया था। मेरी आवाज आ रही है? मैं ऑडिबल और विजुअल हूं क्या? मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? एक बार अपना थम्स अप या कुछ मैसेज करके हमें आगे ले जाने की अनुमति दीजिए। साथियों, आपको यहां से 3 वर्ड याद रखने हैं। 3 पॉइंट यहां पे आपके सामने रखा हूं कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजी के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हिकेल। इन्होंने सबसे पहले 1866 में इकोलॉजी वर्ड को क्वाइन किया था। इकोलॉजी होती क्या है साथियों? तो जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ, वो जीव समुदाय आपका जल में रहने वाले कोई जीव हो सकते हैं, उभयचर हो सकते हैं जो जल और पानी दोनों में रहें, वो जीरोफाइट हो सकते हैं जो वनस्पति, जो कह सकते हैं कि जो रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं, या वो स्थल पर रहने वाले, या आप कह सकते हैं कि वो वायवीय हो सकते हैं, आसमान में उड़ने वाले, वायु में रहने वाले चिड़िया पक्षियां हो सकती हैं। तो जीव समुदाय का उसके आसपास के वातावरण के साथ जो पारस्परिक संबंध होता है साथियों, उसी के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता है कि पारिस्थितिकी के साथ वो आपको एक सब्जेक्ट, एक आपको स्टेटमेंट जैसा क्वेश्चन बना के देता है कि पारिस्थितिकी क्या है, जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध है, या इसको इन सब चीज़ों के साथ को रिलेट करेगा कि एक जीव का दूसरे जीव के साथ संबंध है, या एक जीव का उसके अंदर के मतलब जीव के आंतरिक संरचना के साथ संबंध है। तो साथियों, पारिस्थितिकी को एक सब्जेक्टिव, एक स्टेटमेंट के साथ जोड़ के भी क्वेश्चन बना सकता है। तो इस स्लाइड में आपको 3 बातें याद रखनी है, और जो याद हो चुकी होंगी कि इकोलॉजी वर्ड जो सबसे पहले जिसने दिया था उस साइंटिस्ट का नाम था अर्नेस्ट हिकेल। 1866 में दिया था, और ये साइंटिस्ट जर्मनी का रहने वाला था। साथियों, ये साइंटिस्ट जो है जर्मन साइंटिस्ट था, जर्मनी का रहने वाला था। आपको एक और बात याद रखनी है साथियों, इन्वायरमेंट वर्ड जो है, इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो इन्वायरन वर्ड से लिया गया है। और ये जो वर्ड है साथियों, ये फ्रेंच वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड है। इस पे एक क्वेश्चन यूपी टेट का आया हुआ है, सी टेट दोनों का क्वेश्चन आया हुआ है, एमपी टेट है, स्टेट वाले जितने भी टेट एग्जाम होते हैं उसमें लगभग
राज्यों में आया हुआ एक क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंट वर्ड जो इन्वायरन से लिया गया है, ये एक फ्रेंच वर्ड है। साथियों, इसके बाद मैं आपको परितंत्र के बारे में बताता हूं कि परितंत्र क्या है। तो ध्यान देंगे कि जो परितंत्र होता है, परितंत्र जो है, इस वर्ड को सबसे पहले दिया था एक साइंटिस्ट थे एजी टेंसले। एजी टेंसले जो थे, उन्होंने सबसे पहले परितंत्र वर्ड दिया था। एजी टेंसले, परितंत्र वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? तो एजी टेंसले साहब ने दिया था। और इनके अनुसार परितंत्र की डिफिनीशन क्या होनी चाहिए, या आपके अनुसार या हमारे अनुसार क्या होनी चाहिए? तो प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय, समुदाय क्या है, जनसंख्या क्या होती है, इंडिविजुअल क्या होता है, प्रजाति क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो लिखा है कि प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय का परस्पर एक दूसरे के साथ अपने भौतिक पर्यावरण के साथ एक पारिस्थितिक इकाई के रूप में अन्योन्य क्रिया करते हैं, इसे को परितंत्र कहते हैं। परितंत्र का मतलब है कि जैसे कुत्तों का एक समुदाय है, शेर का समुदाय है, सियार का समुदाय है, बाघ का समुदाय है, बकरी का समुदाय, मतलब इनकी जनसंख्या जब एक साथ ले लें, बाघ, बकरी, सियार, कुत्ता, भेड़, ये सारे जानवरों को एक साथ लेंगे तो ये इनका समुदाय कहलाएगा। और इनके एक दूसरे के साथ, इसके अलावा इनका जो वातावरण है, जिस इन्वायरमेंट में ये रहते हैं, उसके साथ जो एक अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, इसी को परितंत्र कहते हैं। ये परितंत्र है। याद रखिएगा कि पारिस्थितिकी एक बृहद वर्ड है, एक बड़ा वर्ड है, बट जो परितंत्र है ये एक उसका एक पार्ट है, उसका एक छोटा सा एक हिस्सा है। तो इस स्लाइड से आपको दो वर्ड याद रखना है, एक परितंत्र की डिफिनीशन क्या होती है, और एक एजी टेंसले साहब ने जो बात दी हुई थी, एजी टेंसले साहब ने क्या दिया था? एजी टेंसले साहब ने दिया था कि परितंत्र शब्द को एजी टेंसले ने दिया था। और आपने देखा कि अर्नेस्ट हिकल ने क्या दिया था? तो अर्नेस्ट हिकल ने पारिस्थितिकी वर्ड को दिया था। आपके सामने मैं एक और बेहद सुंदर स्लाइड लेके आया हूं कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं, जो छोटे छोटे तंत्र होते हैं, इसमें बहुत सारी प्रजातियां होती हैं साथियों। कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं? तो एक की स्टोन प्रजाति होती है, हिंदी में भी इसको की स्टोन प्रजाति कहते हैं, की स्टोन प्रजाति होती है। एक दूसरी प्रजाति जो होती है उसको फाउंडेशन प्रजाति कहते हैं। फाउंडेशन के अलावा एक तीसरी प्रजाति होती है जिसको अम्ब्रेला कहते हैं, अम्ब्रेला प्रजाति कहते हैं। इनके बारे में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, कभी याद रहते हैं कभी याद नहीं रहते हैं। इनके बारे में कुछ फीलिंग नहीं आती है, कुछ समझ में नहीं आता है कि ये की स्टोन प्रजाति क्या है, ये फाउंडेशन प्रजाति क्या है, ये अम्ब्रेला प्रजाति क्या है। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि ये सारी प्रजातियां हैं क्या। तो सबसे पहले देखते हैं कि की स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं। याद रखिएगा कि स्टोन प्रजाति किसी भी, अगर परितंत्र की बात हम करें, किसी भी परितंत्र की बात करें, या उस परितंत्र के अंदर जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उसके अंदर की बात करें, उसमें आप जानते हैं कि बहुत सारे ग्रासलैंड होते हैं, घास होता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं। इनको खाने वाले जीव होते हैं जिनको हर्बिवोर कहते हैं, शाकाहारी जीव कहते हैं, उनको खाने वाले जीव होते हैं। इस तरीके से आपका पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ होता है जिसमें बहुत सारे समुदाय रहते हैं। तो इसमें से एक ऐसा समुदाय जिसका जैव भार या उनकी संख्या उस समुदाय में बहुत ही कम है, जैसे शेर की बात करें तो किसी भी जंगल की बात करें तो जंगल में सबसे कम संख्या अगर किसी जानवर की होती है तो अक्सर वो सर्वोच्च लेवल पे रहने वाले जो जीव हैं उन्हीं की होती है, टॉप लेवल पे जो रहते हैं उन्हीं की होती है, और वो सबकी जनसंख्या को नियंत्रण करते हैं। तो किसी जंगल में सबकी जनसंख्या को नियंत्रण करने वाला जो जीव है, जो जैविक स्तर है, जो टॉप लेवल पे है, जो सर्वोच्च है, वो शेर है आपका, वो लायन है, वो जो आपका टाइगर है, उनकी संख्या कम है और उन्हीं को हम कीस्टोन स्पीसीज कहेंगे। तो कई बार अगर आपको कभी ऐसा दे दे, चार ऑप्शन दे दे कि किसी में बकरी दे दे, गोट दे दे, डॉग दे दे, और इनके साथ आपसे कहे वो कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो की स्टोन है, तो याद रखिएगा आपको ये सोचना है कि उनकी संख्या या तो कम होनी चाहिए
या तो उसका जैव भार कम होना चाहिए, उसका वेट कम होना चाहिए। शेर का वेट ज़्यादा है तो संख्या पे जाएंगे, क्योंकि उनकी संख्या जंगल में कम होती है। अगर हम ऐसे किसी जीव की बात करें जिसका भार कम है, संख्या थोड़ी ज़्यादा भी हो, तो वो अगर अपने पॉपुलेशन पे, अपने इकोसिस्टम पे अगर कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है, तो वो कीस्टोन स्पीसीज के नाम से जाना जाएगा। तो एक हेडिंग आपके लिए कीस्टोन स्पीसीज का है। ये कीस्टोन स्पीसीज क्या होते हैं? ये कीस्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जो अपनी पूरी जनसंख्याओं पे नियंत्रण रखते हैं। साथियों, अगर इसके अलावा अगर हम बात करें फाउंडेशन प्रजाति की, कि फाउंडेशन प्रजाति क्या होती है, तो फाउंडेशन प्रजाति के बारे में याद रखिएगा, ये ऐसी प्रजाति होती है, जैसे एक कहानी मैं सुनाता हूं। समुद्र की बात करें तो समुद्र में एक छोटे से जीव होते हैं जिसका नाम है कोरल, मूंगा। मूंगा नाम का एक छोटा सा जीव है, एक्वेटिक है, जलीय जीव है, समुद्रों में पाया जाता है। उसका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है कैल्शियम कार्बोनेट या और भी छोटे मोटे केमिकल कंपाउंड है। वो कंपाउंड एग्रीगेट हो जाते हैं और एग्रीगेट होने के बाद साथियों वो चट्टान का निर्माण करते हैं, वो कोरल रीफ जैसी चट्टान बनाते हैं। एक छोटा सा मूंगा अगर बड़ी बड़ी चट्टानें बनाने लगे और उस चट्टानों के ऊपर कवक उग जाएं, उस चट्टानों के ऊपर शैवाल रहने लगे, उस चट्टानों के ऊपर समुद्री जीवों का आसरा हो जाए, आवास हो जाए, तो साथियों वो एक छोटा सा जीव जिसने उस चट्टान का निर्माण किया था, वो एक जीव नहीं होगा, उनकी संख्या ज़्यादा होगी, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में होंगे, लेकिन उन्होंने उस चट्टान का निर्माण किया है मेरे साथियों। अगर उन्होंने उस चट्टान का निर्माण किया है जिसको एज अ हैबिटाट अगर हम देख रहे हैं, तो उस जीव को जिसने वो चट्टान बनाया है उसको हम फाउंडेशन प्रजाति के नाम से जानेंगे। तो जिस पे क्वेश्चन आता है आपके क्लास में वो कोरल रीफ है, एक कोरल है, मूंगा एक ऐसी, तो जो उदाहरण है इसका कि जो मूंगा होते हैं वो आपकी फाउंडेशन प्रजातियां होते हैं, इन्होंने कोरल रीफ का निर्माण किया है। अगर अम्ब्रेला के बारे में बात करें साथियों, तो अम्ब्रेला के बारे में जब आप बात करेंगे, जब जानेंगे, तो अम्ब्रेला आपने देखा होगा, अम्ब्रेला होता कैसा है। ये अम्ब्रेला है और इसी अम्ब्रेले में बारिश के समय या धूप के समय हम लोगों को सुरक्षा मिलती है, हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है। कब प्रोटेक्शन मिलता है हमको? बारिश या धूप के दौरान हमको प्रोटेक्शन मिलता है बाहरी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सन का हो सकता है या रेन या बारिश का हो सकता है। मेरे साथियों याद रखिएगा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अगर हमें बचाने वाले जीव जो कारक है उसको अगर अम्ब्रेला कह रहे हैं, तो अम्ब्रेला प्रजाति किसको कहेंगे? तो याद रखिएगा कि एक मछली पाई जाती है समुद्र में जो सबसे बड़ा मैमल है, सबसे बड़ी स्तनधारी जीव अगर कोई इस पृथ्वी पर विद्यमान है तो उसका नाम है व्हेल मछली। व्हेल मछली है और बड़ी मछलियां हैं, उनका शरीर इतना विशालकाय होता है कि उनके बाहरी सरफेस पे, बाहरी सतह पे छोटी छोटी मछलियां आकर चिपक जाती हैं। सुंदरता देखिएगा आज की क्लास का पारिस्थितिकी तंत्र का, कि छोटी मछलियों को आसरा मिला है बड़ी मछली के शरीर पे, वो उनको चिपक लेती हैं, पकड़ लेती हैं और इतना मजबूती से पकड़ी होती हैं कि जब बड़ी मछली समुद्र के एक किनारे से दूसरे किनारे तैरते हुए जाती है तो वो भोजन की तलाश में यहाँ से वहाँ वो भी पहुँच जाती हैं। और जब बड़ी मछली अपना आहार कर रही होगी, कुछ खा रही होगी, तो उसका बचा खुचा खाने से उनका भोजन भी मिल जाता है। और जो दूसरों के लिए ये जो छोटी मछलियां हैं, ये दूसरे मछलियों के लिए भोजन है, तो उनसे इनको सुरक्षा भी मिल रही है। तो जैसे एक छाता हम सबकी रक्षा करता है बारिश से और धूप से, वैसे ही अम्ब्रेला प्रजाति व्हेल मछली है। व्हेल मछली एक अम्ब्रेला प्रजाति है जो क्या करती है मेरे साथियों, जो छोटी छोटी मछलियों को एक आसरा प्रदान करती है, आवास प्रदान करती है और भोजन के लिए एक रास्ता देती। जब वो भोजन करती है तो जो भी बचा खुचा अगर वो आसपास में पानी में रहता है वो मछलियां खा के फिर अपने पास आ जाती हैं। तो व्हेल मछली
आपकी अम्ब्रेला प्रजाति के रूप में है। साथियों आइए आज की क्लास में आगे चलते हैं। इंडिकेटर स्पीसीज क्या है, संकेतक प्रजातियां क्या है। जब हम संकेतक प्रजातियों पे चलेंगे तो संकेतक यानी जो अपने रंग को बदल के, जो अपने रंग को चेंज करके, अपनी संख्या को चेंज करके ये बता दे कि वातावरण में क्या हो रहा है, उसी को संकेतक प्रजातियां कहते हैं। संकेतक प्रजातियां जो होती हैं अपनी संख्या को अपने संख्या के हिसाब से बताती हैं, अपने जैव भार के हिसाब से बताती हैं, अपने रंग के हिसाब से बताती हैं। जिसमें इसका उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देखें लाइकेन, एक जो लाइकेन होता है मेरे साथियों, ये लाइकेन है। ये आप फिगर जो देख रहे हैं ये लाइकेन का फिगर है। ये लाइकेन होता है एल्गी और फंजाई। एल्गी कहते हैं शैवाल को और फंजाई कहते हैं कवक को। एल्गी और फंजाई, शैवाल और कवक जो होते हैं, जब दोनों एक साथ रहते हैं, शैवाल और कवक जब दोनों एक साथ रहते हैं तो उसी को लाइकेन कहते हैं। अगर किसी पानी में लाइकेन पाया जाता है मेरे साथियों तो वो तालाब का पानी, वो नदी का पानी शुद्ध होता है, साफ होता है। वहाँ पे बीओडी और सीओडी की क्वालिटी के हिसाब से बात करें तो वो पानी अच्छा पानी होता है जहाँ पे लाइकेन पाया जाता है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आया। एक, संकेतक प्रजाति क्या है। तो संकेतक प्रजाति वो है जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है, जो अपनी संख्या को बढ़ा के या घटा के, जो अपने जैव भार को बढ़ा के या घटा के ये संकेत कर देता है, ये इंडिकेट कर देता है कि वातावरण में ऐसा वांछनीय या अवांछनीय परिवर्तन आया है। वातावरण में वांछनीय या अवांछनीय परिवर्तन आया है, ये बात इंडिकेटर स्पीसीज बताती है मेरे साथियों, संकेतक प्रजातियां बताती हैं। साथियों अगर हम बात करें आपसे लाइकेन मछली की, लाइकेन क्या है, तो लाइकेन शैवाल और कवक का याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। लाइकेन क्या है, शैवाल और कवक का एसोसिएशन है। शैवाल और कवक जब एक साथ रहते हैं, एक आसपास में रहते हैं, एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं तो उसी को लाइकेन कहते हैं। एक केमिकल चीजें खींचता है, दूसरा प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाता है। तो खाना बनाने के लिए जो चीज चाहिए वो फंजाई देगा और एल्गी खाना बना के इसको भोजन देगा। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसी को लाइकेन कहते हैं मेरे साथियों। मछलियां भी हैं, जहाँ पे मछलियां कम पाई जाती हैं वहाँ पे भी केमिकल पॉल्यूशन की बात करें, प्रदूषण की बात करें तो वहाँ पे केमिकल्स अगर का फैलाव हो जाए, छिड़काव हो जाए, केमिकल्स बढ़ जाए तो वहाँ मछलियां पाई नहीं जाती हैं। बैक्टीरियोफाज भी है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है कि कहा जाता था, ये मैथोलॉजी भी है, हिंदू मैथोलॉजी भी बताती है कि गंगा का पानी हमेशा शुद्ध होता था। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको लेके चलता हूँ कि गंगा का पानी शुद्ध होने का इकलौता कारण बैक्टीरियोफाज था। बैक्टीरियोफाज जो बैक्टीरिया को खा जाए, याद रखिएगा। बैक्टीरियोफाज वे होते हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं। तो बैक्टीरियोफाज वो हैं जो बैक्टीरिया को खा रहे हैं। तो बैक्टीरियोफाज के कारण ही गंगा का पानी शुद्ध होता है, इस बात को याद रखिएगा। गंगा के पानी के शुद्ध होने के कारण था बैक्टीरियोफाज। अगर बैक्टीरियोफाज कम पाया जाने लगे तो वहां पे गंगा का पानी प्रदूषित होने लगता है। तो बैक्टीरियोफाज गंगा के पानी में पाया जाता है, इसीलिए गंगा का पानी शुद्ध होता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। लाइकेन क्या है, एल्गी और फंजाई, कवक और शैवाल का एसोसिएशन है। मछली क्या है, मछली जहाँ पे पाई जाती हैं वहाँ पे पानी शुद्ध होता है, साफ होता है। जहाँ पे नहीं पाई जाती हैं वहाँ पे वो पानी क्या होता है, वहाँ पे वो पानी थोड़ा गंदा होता है, वहाँ पे केमिकल्स फैले होते हैं। साथियों पारिस्थितिकी संगठन के बहुत सारे स्तर हैं, मैं आपको एक एक स्तर बताऊंगा। हम लोग बात करेंगे पारिस्थितिकी स्तर में। एक स्तर है जीव, सबसे छोटा स्तर जो पारिस्थितिकी स्तर है उसको हम लोग जीव कहते हैं। सबसे छोटे लेवल पे जीव पाए जाते हैं। जीव के बाद जनसंख्या आती है, समुदाय आता है, पारिस्थितिकी तंत्र आता है, फिर जैव मंडल आता है, बायोस्फीयर आता है। याद रखिएगा, याद क्या रखिएगा कि जीव, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव मंडल। सबसे पहले जीव, कोई एक जीव जीवन यापन कर रहा है, एक विशिष्ट पादप या प्राणी, कोई भी विशिष्ट जीव जो होगा वो सबसे छोटे लेवल पे है। एक जीव की एक एरिया में जो जनसंख्या होती है साथियों,
एक जीव की किसी भी जंगल में, तो हम कहेंगे इस जंगल में इतनी शेर की जनसंख्या है, इस क्लासरूम में इतने बच्चों की जनसंख्या है। तो किसी क्षेत्र विशेष में इंडिविजुअल की, जीव की संख्या ही जनसंख्या कहलाती है, पॉपुलेशन कहलाती है। तो सबसे छोटा स्तर पारिस्थितिकी संगठन का क्या होता है मेरे साथियों? तो सबसे छोटा स्तर जीव होता है, इंडिविजुअल होता है। और इंडिविजुअल के बाद क्या आता है साथियों? तो जनसंख्या आती है। उसी जीवों की जो संख्या होती है उसी को जनसंख्या कहते हैं। और जनसंख्या के बाद क्या आता है? तो समुदाय आता है। जनसंख्या के बाद क्या आता है? तो समुदाय आता है। समुदाय में बहुत सारी तरह की जनसंख्याएं पाई जाती हैं, जैसे शेर होते हैं, पौधे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, इसके अलावा झाड़ियां पाई जाती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक पादपों का समुदाय अलग है, जंतुओं का समुदाय अलग है। तो ये सारे समुदाय मिल के पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र में हम बात करें तो अजैविक वातावरण, पर्यावरण भी आ जाता है। और इसके बाद ये सब मिलके जैव मंडल बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। और बायोस्फीयर में क्या पाया जाता है? तो लिथोस्फीयर पाया जाता है, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, जल मंडल और जैव मंडल। ये तीनों मिलके, वायुमंडल, जल मंडल और जैव मंडल तीनों मिलके आपका जैव मंडल का निर्माण करते हैं। तो जैव मंडल में क्या पाया जाता है? वायु, स्थल और जल। वायु, स्थल और जल, ये तीनों मिलके जैव मंडल का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में आपको याद रखना है, अजैविक पर्यावरण के साथ समुदाय का जो योग होता है उसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या पाया जाता है मेरे साथियों? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो अजैविक पर्यावरण है उसके साथ समुदाय का जो रिलेशन होता है उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे एक कहानी बनी हुई है, आपको एक संरचना देखने को मिल रहा होगा। देखिए, सबसे छोटे स्तर पे जीव है, जीव जनसंख्या का ही एक भाग है। तो सबसे बड़े स्तर पे जैवमंडल में पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में समुदाय पाया जाता है, समुदाय में जनसंख्या होती है और जनसंख्या में जीव पाए जाते हैं। और जनसंख्या में क्या पाए जाते हैं? जनसंख्या में जीव पाए जाते हैं। तो पारिस्थितिकी संगठन के स्तर हैं जीव, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और जैवमंडल। सबसे छोटे लेवल पे जीव है, जीव के बाद जनसंख्या आती है और जनसंख्या के बाद समुदाय, समुदाय के बाद पारिस्थितिकी तंत्र और जैवमंडल। याद रखिएगा, जनसंख्या से एक रिलेटेड वर्ड है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की बात जब भी करेंगे तो संख्या अपान क्षेत्रफल। तो हम कहते हैं कि इतनी संख्या पर मीटर स्क्वायर है, इतनी संख्या पर किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये पर मीटर स्क्वायर, प्रति किलोमीटर स्क्वायर जो है वो जनसंख्या घनत्व का टर्म है। तो वो किसी विशेष की जनसंख्या किसी विशेष एरिया में गिनने जाने के लिए योग्य आती है। दोस्तों, आपके सामने इकोटोन रखा हुआ है। एक और मैं टॉपिक बता दूं आपसे, एक इकोटोन में हम बात करें, एक पौधा होता है सफेदा, सफेदा के नाम से फेमस पौधा है जिसका नाम आप लोग सुने होंगे। यूकेलिप्टस के बारे में सुने होंगे। यूकेलिप्टस जो होता है जिसको सफेदा कहते हैं, दोस्तों ये एक दिन में 16 गैलन से ज्यादा पानी पीता है। एक गैलन में 40 लीटर पानी होता है। तो 16 गैलन पानी पीने वाला यूकेलिप्टस का पौधा सफेदा जो होता है, इसको काटने पे सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई। आप जिसको जितना ज्यादा हो सके काट सकते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? सफेदा के बारे में बात करें। जो सफेदा होता है इसको आप काट सकते हैं। सफेदा को काटा जा सकता है। सफेदा को क्यों काटा जा सकता है? क्योंकि इसके काटने पे गवर्नमेंट ने कोई रोक नहीं लगाई है। इसके काटने पे आपको इसको जितनी इच्छा हो काटा जा सकता है। मैं कुछ क्वेश्चन के साथ आपको ये टॉपिक लेके चल रहा हूं, तो याद रखिएगा इकोटोन क्या है। सफेदा के बारे में याद रखिएगा, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि जो कोई ऐसा पौधा बताइए या कोई ऐसा वृक्ष बताइए जो सबसे अधिक पानी लेता है, पानी पीता है, जो पर्यावरण के लिए घातक है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जो जनसंख्या के लिए, मानव जनसंख्या के लिए हानिकारक है, तो यूकेलिप्टस के रूप में आप लेके आएंगे। यूकेलिप्टस का जो पौधा होता है वो क्या करता है? यूकेलिप्टस का जो पौधा होता है मेरे साथियों, वो क्या करता है? यूकेलिप्टस का पौधा बहुत ज्यादा पानी पीता है। आइए आज हम इकोटोन के बारे में आपको बताते हैं। इकोटोन क्या है? तो इकोटोन के बारे में जानिएगा। इकोटोन जो होता है वो दो समुदाय जो होते हैं, जैसे दो समुदाय में कौन से समुदाय हैं?
एक देखिए स्थल मंडल है, एक फॉरेस्ट पाया जा रहा है आपको, फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट का मतलब क्या है? जंगल है, जंगल के साथ समुद्र का इन्वायरमेंट है और इन दोनों को एक साथ मिला लिया जा रहा है। ये जंगल है, फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट के साथ एक लेक है, झील है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो पाया जा रहा है, इसी को जो मार्सी है, जो दलदली एरिया है, इसी को इकोटोन कहते हैं, संक्रमिका कहते हैं। तो संक्रमिका में रहने वाले जीवों के बारे में जब बात करता है तो आप मेढक को ले सकते हैं, उभयचर जीवों को ले सकते हैं। संक्रमिका का मतलब है जो जैसे एक पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र जो दोनों के संगम में रहने के अनुकूल हो, वही इकोटोन है। इकोटोन क्या होते हैं? इकोटोन क्या होते हैं? जो दो पारिस्थितिकी क्षेत्र, दो पारिस्थितिकी तंत्र के जहां संयोग होता है, जहां पे दो पारिस्थितिकी तंत्र का संगम होता है, वहां पे जो जीव रहता है उसी को या उस क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। इकोटोन में रहने वाले जीव मेढक है या राना टिग्रीना, जिसका मेढक का साइंटिफिक नाम क्या होता है? राना टिग्रीना होता है, याद रखिएगा। राना टिग्रीना हम मेढक का वैज्ञानिक नाम है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोई बताए, मैसेज करके बताए, कमेंट बॉक्स में बताए। मैंगो का, आम का, बताइए आम का साइंटिफिक नाम क्या है? मैंगो का कमेंट कीजिए। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? वैज्ञानिक नाम आम का। मेढक का लिख लीजिएगा, राना टिग्रीना है। आम का बताइए, कुछ कोशिश तो कीजिए। मनुष्य का क्या है? ह्यूमन का। आप लोगों की ऊर्जा मुझे चाहिए, पूरा सहयोग चाहिए। बताइए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोई सिंगल स्टूडेंट बताए। मीनाक्षी बताइए, दुष्यंत बताइए आप। ह्यूमन का क्या है? होमो सेपियंस सेपियंस, याद रखिएगा। होमो सेपियंस सेपियंस जो है, ये ह्यूमन का, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, ह्यूमन सेपियंस सेपियंस। इसमें याद रखिएगा, जो होमो होता है ये जीनस होता है और स्पेसीज जो होती है वो प्रजाति होती है। इसके अलावा मैंगो का बताइए, आम का राष्ट्रीय फल है आपका मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका जो होता है वो आम का क्या है? वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। और मेढक का राना टिग्रीना। ऐसे ही आप दो चार और ढूंढ के बताइएगा। शेर का क्या है? टाइगर का क्या है? जो राष्ट्रीय चीजें हैं, राष्ट्रीय प्रतीक है, इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? हम चाहेंगे कि आप इसको अपने मस्तिष्क में रखे, याद करके रखे साथियों। एक शेर है, एक शायरी सुने होंगे कि बशीर बरेलवी का शेर है एक कि वक्त का तकाजा है जूझो तूफा से, कब तक चलोगे किनारे किनारे। दोस्तों अब वक्त आ चुका है जूझने का, लड़ने का, एक इतिहास लिखने का। तो अपने शक्ति को अपने अंदर समेटिए और लगा दीजिए। यही आपका वक्त है, आपके इतिहास लिखने का, आपके कुछ करने का वक्त यही है साथियों। जैव विविधता पढ़ने चल रहे हैं हम लोग। यूपी टेट में ये सारी चीजें केवल एक नाम लेके आती हैं, केवल इनका नाम बता देना होता है और थोड़ी सी बातें बता के आगे चलनी होती है। बहुत ही आसान है, ये आप कर सकते हैं और आप ही करेंगे। और मुझे इसी भ्रम में रहना है कि आप सबका सिलेक्शन इस साल होना है। आइए जैव विविधता के बारे में बात करें। तो जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता में अलग अलग प्रकार के जीव, जैसे पादप है, जंतु है, सूक्ष्म जीव है, एक जगह पे रहते हैं। एक फिगर दिख रहा होगा आपको, प्लांट दिख रहा होगा, एनिमल्स दिख रहे होंगे, जंतु हैं आपको, छोटे छोटे इंसेक्ट दिख रहे होंगे, इसमें झाड़ियां दिख रहे हैं, मनुष्य दिख रहे हैं, चिड़िया दिख रही है। ये सारे जब एक साथ रहे, इसी को जैव विविधता कहते हैं। जहां पे जैव विविधता जितना ज्यादा होता है, वहां पे अगर हम बात करें जैवमंडल उतना ही रिच है, वो जैवमंडल उतना ही समृद्ध है। तो जैव विविधता का कितना स्तर पाया जाता है मेरे साथियों?
तो आइए बात करते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और निकलेंगे यूपी टेट के जो आए हुए क्वेश्चन। अगर आपने ध्यान दिया हो और पेपर को देखा हो, ईवीएस के पेपर को, तो जैव विविधता के स्तर के बारे में साथियों अगर हम बात करें तो जैव विविधता जो है उसके 3 स्तर पाए जाते हैं, एक पारिस्थितिकी विविधता, एक आनुवंशिक विविधता और एक प्रजाति विविधता। प्रजातियों में आप जानते हैं मनुष्य जो है एक प्रजाति का है, या कोई कुत्ता है या कोई शेर है या टाइगर है। शेर, टाइगर ऐसे जो जानवर हैं इनकी प्रजातियां थोड़ी सी अलग हैं। अगर आप जब विज्ञान पढ़ें और बहुत मतलब विज्ञान में एक अच्छा लेवल पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे किसका डीएनए किससे कितना ज़्यादा मैच करता है। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम जो इंसान हैं, हम इंसानों से वो कौन से जानवर है जो सबसे करीबी के हैं, तो चिंपैंजी है। चिंपैंजी से हमारा जो डीएनए है वो 99.9% मैच करता है मेरे साथियों। 99.9% मैच डीएनए हमारा चिंपैंजी के साथ करता है। ऐसे ही बात करें 99 के आसपास हम गोरिल्ला से मैच करता है। ऐसा नहीं है कि गोरिल्ला, बंदर जो है, बंदर भी 2 प्रकार के हैं, एक ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, एक न्यू वर्ल्ड मंकी है। इनसे भी हम 97 के आसपास परसेंटेज में हमारा डीएनए मैच करता है मेरे साथियों। ये सब हमारे ही घर परिवार के लोग हैं। अगर बात करें बंदर तो थोड़ा दूर का चाचा है हम लोगों का, ठीक है, बहुत दूर के नहीं लोग हैं ये लोग, ये हमारे ही परिवार के थोड़ा पीछे के लोग हैं। मेढक भी आपका रिश्ते में कुछ ना कुछ निकल जाएगा। अगर हम बात करें कछुआ का, वो भी आपके रिलेशन में आएगा। ये सारे जो जीव हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे रिश्ते से जुड़े हुए हैं। तो आइए जीव विविधता में जो हम बातें सबसे पहले की, प्रजाति विविधता की, और इसके अलावा आनुवंशिक विविधता की और एक पारिस्थितिकी विविधता की। तो सबसे पहले आनुवंशिक विविधता पे अगर जाएंगे तो जो स्पीसीज स्तर पे, जो प्रजाति स्तर पे जो विविधता होती है उसी को आनुवंशिक विविधता कहते हैं। इसके अलावा अगर प्रजाति विविधता के बारे में हमको जानना है तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जो प्रजातियों में विविधता पाई जाती है, वहाँ पे कह लें वहाँ पे चिड़ियों की प्रजाति, एक विशेष प्रकार की चिड़िया रह रही है, सारस रह रहा है, पता चला हंस रह रहा है, बगुला रह रहा है, जो विशेष प्रकार की प्रजाति अगर वहाँ पे पाई जाती है तो प्रजाति विविधता है। हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई विशेष प्रकार की प्रजाति, विशेष प्रकार के पादप, विशेष प्रकार के जलीय जीव रहते हैं मेरे साथियों। इसके अलावा अगर पारिस्थितिक विविधता के बारे में बात करें तो हम देखेंगे, पारिस्थितिक विविधता के बारे में बात करें तो देखेंगे कि जलीय, स्थलीय, वायुवीय, यानी जितने जैव मंडल के तंत्र हैं, इस तंत्रों में अलग अलग तरह के जीव या जंतु रहते हैं। तो इन जीवों के जो विविधता पाई जाती है इसको पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं मेरे साथियों। अगर आपको याद हो, भारत में सबसे अधिक विविधता वाले 2 क्षेत्र हैं। 2 क्षेत्र को हॉट स्पॉट रीजन कहा गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में हॉट स्पॉट रीजन कितने पाए जाते हैं? सबसे अधिक जैव विविधता के 2 रीजन है मेरे साथियों। एक ईस्टर्न घाट है और एक वेस्टर्न घाट है। एक पूर्वी हिमालय का घाट है और दूसरा पश्चिमी हिमालय का घाट है। पूर्वी हिमालय का घाट आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे आसाम से लेके सिक्किम उक्किम ये सारे जो राज्य पड़ते हैं वहाँ का एक इलाका है, और दूसरा पश्चिम इलाका है। इसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स पे लेके चलते हैं। रीड लेना है कि नहीं लेना है? आइए साथियों, दो तीन पॉइंट और यहाँ पे मेंशन किया हूँ। एक पॉइंट ये मेंशन है आपके क्लास में कि 18 जो हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व हैं। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र भारत में 18 हैं और 2 हॉट स्पॉट रीजन है। ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, 2 हॉट स्पॉट रीजन, 18 बायोस्फीयर रीजन है। कच्छ भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, सबसे बड़ा बायोस्फीयर है। कच्छ में 2 छोटे छोटे बायोस्फीयर आते हैं, एक कच्छ का रण आता है, एक लिटिल रन आता है। ये पॉइंट आपको नोट करके याद कर लेना है। इसके अलावा बन्नी जो नाम है, कई बार क्वेश्चन आ सकता है, मुझे ये लगता है कि बन्नी नाम का घास का मैदान आ सकता है। सैला आया हुआ है पिछली बार के पेपर में, आप देखें तो मुझे लग रहा है कि बन्नी इस बार आएगा। कि बन्नी क्या है? ये भी एक घास का मैदान है जो कच्छ में उपस्थित है। दोस्तों अगर मन्नार पूछ दे, मन्नार खाड़ी का दूसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है मन्नार। दूसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर क्षेत्र जो है वो मन्नार है मेरे साथियों। इसके अलावा ये टॉपिक तो मैं थोड़ा कवर कर दिया था, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट छूट गए थे, उसको मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ। खाद्य श्रृंखला मेरी पहले वाले वीडियो में आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें मैं आपको बस 2 चीज़ें पढ़ाना चाहता हूँ
एक सर्वाहारी किसे कहते हैं और दूसरा अपघटक किसे कहते हैं। साथियों याद करिएगा कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे पहले ऊर्जा कहीं से प्रवेश होती है, तो वो ऊर्जा प्रवेश होती है उत्पादक से, प्रोड्यूसर से। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं सबसे पहले सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। तो सबसे पहले ऊर्जा का जो प्रवेश होता है वो उत्पादक से होता है। तो सबसे नीचे वाले स्तर पे उत्पादक पाए जाते हैं। उत्पादक के बाद आपके द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। ये श्रेणी है। जो उपभोक्ता है वो उत्पादक भी है, याद रखिएगा। जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो द्वितीयक उत्पादक है। पेड़ पौधों के बारे में अगर हम बात करें तो ये उत्पादक हैं, प्राथमिक उत्पादक है, सबसे पहले यही भोजन बनते हैं। लेकिन जो प्राथमिक उपभोक्ता है, जैसे आपका खरगोश है, खरगोश के बारे में बात करें साथियों तो खरगोश घास खाता है, यानी यह प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है, तो इसको उपभोक्ता कहेंगे। प्राथमिक उत्पादक को खाता है तो इसको उपभोक्ता कहेंगे। लेकिन यही खरगोश अगर सियार के द्वारा खाया जा रहा है तो सियार के लिए यह द्वितीयक उत्पादक कहलाएगा। ऐसे आप इसकी श्रेणी बना लेंगे, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, तृतीयक उत्पादक, चतुर्थ उत्पादक। सर्वाहारी किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, वे जीव जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन ग्रहण करे, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन ग्रहण करे उसे हम सर्वाहारी कहते हैं। इसमें कुत्ता और मनुष्य आते हैं, कौवा भी आता है। इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक मनुष्य याद रहता है, मनुष्य के अलावा कुत्ता भी है और कौवा भी है। ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों चीजें खाते हैं। अब घटक के बारे में बात करें, इस किसी भी लेवल का कोई भी जीव मर जाए, मरने के बाद उनके शरीर को नष्ट करने की जिम्मेदारी अपघटक की है, जो बैक्टीरिया और कवक के रूप में विद्यमान है। ये जो होते हैं अपघटक कहलाते हैं। और इनको कहाँ रखा जाता है तो जो सर्वोच्च स्तर है यहीं पे रखा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कवक किस श्रेणी का किस स्तर का जीव है, तो आपको बताना पड़ेगा ये सर्वोच्च स्तर का जीव है। ये स्लाइड आपकी हो गई जिसमें आपको हम दिखा रहे थे कि ये जो उत्पादक है वो कहीं ना कहीं से उपभोक्ता भी है। तो देखिए, जो उत्पादक है वो कहीं ना कहीं से उपभोक्ता भी है, इस बारे में हम बताते हैं आपको, यहाँ दिखाते हैं। सबसे पहले ऊर्जा जो है, सबसे पहले जो ऊर्जा है सबसे पहले ऊर्जा जो है सूरज से आई, सन से आया, सन के बाद उत्पादक को आया। सबसे पहले ऊर्जा जो आई है वो सन से आई है। सन के बाद आप देख रहे होंगे, सन के बाद उत्पादक को आया है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर नहीं निकलता है। इसके बाद आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले हर्बीवोर शाकाहारी जीव होते हैं, जिनको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। यही द्वितीयक उत्पादक है, जिसमें खरगोश है, बकरी है, इस तरह के जीव आते हैं, गाय है, भैंस है। इसके बाद मांसाहारी जीव आते हैं। मांसाहारी जीवों में सबसे पहले द्वितीयक उपभोक्ता, इसी को तृतीयक उत्पादक कहते हैं, जिसमें भेड़िया और सियार है। भेड़िया और सियार ये मांसाहार ग्रहण करते हैं, जिसमें खरगोश, बकरी उकरी को खाते हैं, लेकिन ये दूसरे के द्वारा खाए जा सकते हैं, इसीलिए उत्पादक भी कहलाएंगे। सर्वोच्च स्तर पे जो सर्वोच्च उपभोक्ता है, जिसके एग्जाम्पल है गिद्ध, शेर और बाघ, गिद्ध और शेर और बाघ। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आज के क्लास में। एक क्वेश्चन, अगर आज की क्लास को ध्यान से देखा हो तो पहला क्वेश्चन जो है वो है पर्यावरण। पर्यावरण शब्द किस भाषा का शब्द है, यानी इन्वायरन जो शब्द लिया गया है वो किस भाषा का शब्द है। आपसे थोड़ी सी समर्थन चाहेंगे, जो पर्यावरण है वो किस भाषा का शब्द है, बताइए, कमेंट में अपना आंसर दीजिए। ABCD, पर्यावरण किस भाषा का शब्द है? जर्मन, फ्रेंच, उर्दू, हिंदी। जर्मन, फ्रेंच, जर्मन है, उर्दू है, फ्रेंच है, हिंदी है। पर्यावरण किस भाषा का शब्द है? अभी तक कोई आंसर नहीं आया है। बताइए, जर्मन, उर्दू, फ्रेंच और हिंदी, पर्यावरण किस भाषा का शब्द है?
अगर आज की क्लास देखा हो ध्यान से तो मैंने बताया था कि यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका नाम जो पारिस्थितिकी वर्ड था वो अर्नेस्ट हिक्कल ने दिया था, लेकिन ये जर्मनी के वैज्ञानिक जरूर थे, लेकिन ये किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। हर एक जब ये क्वेश्चन दिया गया है तो जर्मन और फ्रेंच दोनों वर्ड को एक साथ दिया गया है। दूसरा प्रश्न आप कर सकते हैं, ये इसका आंसर बताइए। मीनाक्षी आप बताओ, कंचन आप बताइए, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? ओजोन, कोयला, सीएनजी, हाइड्रोजन। ओजोन, कोयला, सीएनजी, हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। इसके बाद थर्ड, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए था? 33%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए था? 33% इसका आंसर है, 33%। NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, देश के किस शहर में स्थित है? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट देश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ, गुवाहाटी, नई दिल्ली, बेंगलुरु। लखनऊ में स्थित है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे, दुर्लभ पेड़ पौधों की प्रजातियां भी स्थित है। ये लखनऊ में स्थित है। दोस्तों, पर्यावरण दिवस किस कब मनाया जाता है? एक ऐसा क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है कंफ्यूजन के तौर पे, बस इसमें एक ही वर्ड वो कोशिश करते हैं, दूसरा कुछ नहीं। वो 5 जून और 5 जुलाई एक साथ देते हैं। आपको 5 जून आंसर चुनना है, बस यही ध्यान देना है। 5 जून आपको आंसर चुनना है। जब भी आपको पर्यावरण दिवस के बारे में कहे, हर बार यही एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो 5 जून इसका आंसर है। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? बेंगलुरु में है साथियों। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में है। एक क्वेश्चन और करा देते हैं आज की क्लास में, फिर हम दूसरे क्लास में मिलेंगे, जिसमें जैव प्रदूषण के अलावा आपको बताएंगे कि पैन क्या है, फोटो, या इसके अलावा आपको प्रदूषक किसे कहते हैं, एसपीएम क्या है, कैसे आप ये भी बताएंगे हम कि हाईवे पे आपने देखा होगा कि हाईवे के बीच में जो पौधे लगे होते हैं उसमें कनेर का पौधा देखा होगा, मदार के पौधे देखे होंगे, जो छोटे छोटे पौधे लगे होते वो विशेष पौधे वो क्या हैं, इसके बारे में कहानी मैं बताऊंगा। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि जो पर्यावरण प्रदूषण से आता है। इसके अलावा बायोटेक पार्क, आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है कि बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? तो बायोटेक पार्क भी लखनऊ में स्थित है। बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? तो ये भी लखनऊ में स्थित है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए। दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे जल्दी ही। आपसे आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा और आपसे मैं थोड़े और ऊर्जा की उम्मीद करता हूं कि आप और ऊर्जा के साथ आएं। और मैं अपनी क्लास कल लगाता हूं। मेरी क्लास जो है कल इसी समय 10 बजे से लगाई जा रही है। मैं कल 10 बजे आपको यहीं मिलूंगा इन्वायरमेंट में। मैं उम्मीद करूंगा किसी अच्छे क्वेश्चन के साथ आप भी मिलेंगे। और कल की क्लास जो होगी वो पर्यावरण के प्रदूषण पे होगी। कितने तरह के प्रदूषण हैं, कितने तरह के प्रदूषक हैं, प्रदूषण को दूर करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो धन्यवाद साथियों। इसके जस्ट बाद आपको इंग्लिश की क्लास होने वाली है।